हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम CAA के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उसकी सुनने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ वकीलों को भेजा है शाहीन बाग ताकि आप इसको रास्ते को खुलवा दें, लेकिन असल इशू पर बात सरकार नहीं कर रही। लेकिन इसके बीच में अदालतों में भी बहुत कुछ हो रहा है और ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं जो आप तक नहीं पहुंचती। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कानून की खबरों को बहुत नज़दीक से, ह्यूमन राइट्स की खबरों को बहुत नज़दीक से देखते हैं। मैं सीधा चलता हूं वदूद साजिद साहब के पास। वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए, नए डेवलपमेंट्स क्या हैं इस जुडिशल दुनिया में? क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में? इसका कोई सियासत का असर उस तरफ भी कहीं नज़र आ रहा है या क्या सूरत हाल है? देखिए, इस पूरे पिछले एक हफ़्ते की बहुत सी दिलचस्प खबरें आई हैं और मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि ज़रा सा अटेंशन दें, चूँकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूँगा कि सबको कवर अप कर लूँ। 19 फरवरी को लखनऊ असम्बली में, यानी उत्तर प्रदेश की असम्बली में जो लखनऊ में है, वहाँ अपोजिशन पार्टीज़ ने, जिनमें समाजवादी, BSP, कांग्रेस सभी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए 20 से ज़्यादा लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई और सरकार से कहा कि इसकी आप एक तो कंपनसेशन दें मरने वालों को, और जो परेशान किया जा रहा है मरने वालों के वारिसीन को, उनको उसको आप ख़त्म करें, उसको उनकी फैमिली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इसी तरह से इंक्वायरीज़ कराई जाए, कंपनसेशन दिया जाए, और जो नाजायज़ तरीके से नोटिस इशू किए जा रहे हैं कंपनसेशन लेने के कि साहब आपने प्रॉपर्टीज़ डैमेज की है, सरकारी या प्राइवेट, तो आप उसका पैसा दें। यह यूपी में बिल्कुल पहली बार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाकर किया जा रहा है। शायद पूरे मुल्क में पहली बार हो रहा है। पूरे मुल्क में पहली बार हो रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा में भी नहीं हुआ, जहाँ महीनों तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने करोड़ों अरबों का नुकसान किया था। खैर, हम यूपी वापस आते हैं। तो वहाँ अपोजिशन ने जब एहतजाज किया और प्रोटेस्ट किया असम्बली में, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया जो बहुत ही इंसेंसिटिव बयान है, बहुत ही ख़तरनाक बयान है अपने आप में। उनके उस अल्फाज भी ख़तरनाक हैं, लेकिन उसके अगर आप मीनिंग में जाएंगे, उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि मामूली सी कोशिश में आप समझ जाएंगे कि बहुत ही ख़तरनाक है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई मरने के लिए ही आ रहा है तो वो ज़िंदा कैसे रह सकता है। थोड़ा सा यहाँ वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन चूँकि कहा नहीं, इसलिए हम भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। लेकिन शायद उनका मकसद ये हो कहने का कि कोई अगर मरने के लिए आ रहा है तो वो ज़िंदा कैसे बच के जाएगा। जी। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मरने के लिए ही आता है तो वो ज़िंदा कैसे रह सकता है, यानी कि उसको मरना ही है, पुलिस उसको गोली मारेगी ही। तो आप देखिए कि वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, दर्जनों को वसूली के नोटिस दिए गए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनमें से बहुत से लोगों को अदालत ने ये कहकर ज़मानत दी कि इनके ख़िलाफ़ पुलिस कोई ठोस केस बना ही नहीं पाई। यानी प्राइमा फेशाई, यानी शुरुआती नज़र में जो ज़मानत देने और न देने के लिए सबूत पेश करना ज़रूरी है, वो सबूत तक पुलिस जुटा नहीं पाई। लिहाजा डिफरेंट कोर्ट्स ने, मुख्तलिफ़ अदालतों ने इन पकड़े गए बहुत से लोगों को, दर्जनों लोगों को ज़मानतें दी और कहीं कहीं नाराज़गी भी जाहिर की कि पुलिस ने बग़ैर ठोस सबूत के गिरफ़्तार कर लिया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बग़ैर ठोस सबूत के ही वसूली के नोटिस भी दिए गए हैं। और आप कमाल की बात देखिए, यूपी में एक कांग्रेस की लीडर हैं सदफ जाफरी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उम्र है 44 साल। एक हैं SR दारापुरी, रिटायर्ड IPS अफसर हैं, गैर मुस्लिम है, SR दारापुरी, और उनकी उम्र है 77 साल। एक हैं मोहम्मद शुएब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी उम्र है 73 साल। अब आप देखिए, इन तीनों को एक नोटिस दिए गए हैं और इन तीनों नोटिस की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो इनसे वसूल करने के लिए कहा गया है कि आप जमा कराएं, वो है 63 लाख रुपए, यानी रिकवरी का इनको नोटिस दिया गया है।
और दिया किसने? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है। बताइए कहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जिस पर ये नोटिस खरा नहीं उतरता, और कहाँ एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है कि 63 लाख रुपए आप जमा कराइए। तो 77 साल का एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर जो आईजी, डीआईजी और बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहा, उसको ये कहा गया कि आप वायलेंस में शरीक थे, दंगा बलवा आपने कराया और आपने लोगों को उकसाया। तो हैरत है कि 77 साल का आदमी कैसे इन्वॉल्व होगा। उसके बाद मैं आपको 16 फरवरी का एक केस सुनाता हूँ। 16 फरवरी को मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने, एक शायर हैं इमरान प्रताप गढ़ी, बहुत मशहूर हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही बागियाना किस्म की शायरी है उनकी, और मतलब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का जज्बा है, और अक्सर शायर ऐसा कलाम लिखते ही हैं। जी। शायर क्या लिखता है? शायर के आसपास जो कुछ माहौल में हो रहा है, शायर उसको बयान करने की कोशिश करता है अपने अल्फाज में, तो सुनने वाले उसको पसंद करते हैं। जो बात आप नसर में, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह नहीं कह सकते, वो बात शायरी में यानी पोइट्री में कह दी जाती है। तो खैर, इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिया है 1.04 करोड़ की रिकवरी का, यानी 1 करोड़ 4 लाख। 1 करोड़ 4 लाख। और कहा क्या है कि आपने चूंकि लोगों को उकसाया था कि चलो प्रोटेस्ट करो, औरतों को उकसाया था, तो उस प्रोटेस्ट पर जो सरकार ने सिक्योरिटी फराहम की, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उस पर इतना खर्च आ गया। यानी 13,50,000 रुपये रोज़ाना का खर्च आया सिक्योरिटी पर, उसका 1 करोड़ 4 लाख बनता है, वो आप दीजिए। पूरी दुनिया में हमने एक कहीं नहीं सुना। उन पे इल्ज़ाम है कि आपने औरतों को भड़काया, सिक्योरिटी पे इतना खर्च हुआ। अब आप देखिए, इसी प्रोटेस्ट में जो इमरान प्रतापगढ़ी के कहने पर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के मुताबिक 20 लोगों के खिलाफ तो नामजद रिपोर्ट है, और 600 नामालूम यानी अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है। यानी अज्ञात में उन्हें पूरी खुली छूट होती है, जिसको जब चाहो, जिसको चाहे उठा ले। और 200 औरतों के खिलाफ रिपोर्ट है। ये सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी के ज़रिए दी गई कॉल पर होने वाले प्रोटेस्ट में की गई कार्रवाई है, वो भी मुरादाबाद में। और उसमें उनसे ये कहा कि काबिल एतराज़ नारे लगाए। वो नारे क्या हैं? पुलिस ने कहीं इस बात को जाहिर नहीं किया, लेकिन वो नारे यही हैं कि गरीबी से आज़ादी, फ़िरका परस्ती से आज़ादी, आप आजकल जो सुनते हैं वही नारे हैं। अच्छा, मकामी कई अदालतों ने, ये मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, बहुत से पकड़े गए लोगों को ये कहकर ज़मानत दे दी कि इनके खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस सबूत ही पेश नहीं किया। तो अगर अदालत के सामने ऐसा कोई काबिल एतराज़ यानी ऑब्जेक्शनेबल कोई स्लोगन आता, तो क्या अदालत ज़मानत देती? हमारे यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों पर 14-14 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया जाता है, बच्चों को भेज दिया जाता है। तो खैर, अब मैं आगे आता हूँ। 17 फरवरी को यूपी से आप चलिए कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कर्नाटक में एक जगह है हुबली, वहाँ एक KLE इंस्टीट्यूट है, जो भाजपा के एक लीडर हैं प्रभाकर कोरे, वो इसको चलाते हैं। ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें जम्मू कश्मीर के भी 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनका फर्स्ट ईयर है। 15 फरवरी को उन पे इल्ज़ाम है कि साहब उन्होंने बैकग्राउंड में एक वीडियो चलाई जो पड़ोसी मुल्क का कोई सॉन्ग था, और उस पर ये नाच रहे थे। इनको पकड़ लिया, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, मुल्क देशद्रोह। लेकिन जब अगले दिन ये अदालत में पेश हुए और इनके वकील ने कहा कि हुजूर कोई सबूत ही नहीं है, तो जज ने पाया कि वाकई कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। तो अगले ही दिन इनको छोड़ दिया। इनको सेक्शन 169 में छोड़ा अदालत ने। 169 क्या होता है? 169 ये कहती है कि अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आप फ़ौरन उसको ज़मानत दीजिए। कोई ठोस सबूत नहीं है अगर बादियुन नज़र में, यानी प्राइमा फेशी है, और बाद में अगर पुलिस पेश करेगी तो वो ज़मानत कैंसिल हो सकती है। तो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। लेकिन बजरंग दल वालों ने हंगामा किया और पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि भाई उन्हें इसलिए पकड़ लिया कि बजरंग दल वालों ने दबाव डाला, लोगों का दबाव। बजरंग दल तो नाम नहीं लिया पुलिस ने, कहा कि लोगों का बहुत दबाव था, हमने उनको फिर पकड़ लिया। यानी इस मुल्क में दबाव का कानून चलेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसकी बुनियाद पे जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम कानून बनाती रही है वो नहीं चलेगा। पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं है, पार्लियामेंट फिर का तो कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो जाए, भीड़ इकट्ठी होगी, किसी को भी उठा ले जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले अदालत छोड़ देती है, लेकिन अगले ही दिन जब दबाव में आकर पुलिस गिरफ्तार करती है दोबारा उन्हीं 3 लोगों को जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर अदालत उन्हें 2 मार्च तक के लिए जेल भेज देती है, यानी 14 दिन के लिए। ये इस मुल्क में हो रहा है। सवाल ये है कि अदालत ने पहले किस बुनियाद पे छोड़ा था जी, और फिर अब किस बुनियाद पे उन्हें जेल भेजा। यानी जो पुलिस ने दबाव की बात कही वही दबाव उन पर भी था, यही जाहिर होता है ये इससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब पूरे मुल्क को सोचना है। अब मैं आता हूँ जल्दी जल्दी, मुझे बात ख़त्म करनी है अपनी। तो अदालत में पेश करते समय जब दोबारा गिरफ्तार किया इन्हीं छूटे हुए लोगों को जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अदालत में पेश करते समय भी बजरंग दल के लोगों ने उन पर भी हमला किया जूते चप्पलों से, और पुलिस वैन पर भी हमला किया। यानी पुलिस ने उनके दबाव में गिरफ्तार कर लिया, फिर भी हमला किया। तो शायद वो इन तीनों को मारना चाहते थे। तो और बाद में इंस्टीट्यूशन ने उन्हें रस्टिकेट भी कर दिया। यानी आप देखिए कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी वो महज आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, केस चला नहीं है, और स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर है उनका, लेकिन आपने उनका करियर बर्बाद कर दिया। एक तरफ हम जम्मू कश्मीर को अपने अंग का हिस्सा कहते हैं, और है वो, हम उसे अलग नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर को, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अलग नहीं करना चाहिए, मगर आपने यहाँ ये कर दिया। अब आइए, मैं 19 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट में जब 21 जो 19 दिसंबर को होने वाले प्रोटेस्ट में वहाँ एक फसाद हुआ, पुलिस ने गोली चलाई, 2 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग पकड़े गए, 50 से ज़्यादा। तो हाई कोर्ट में इन 21 लोगों को ज़मानत दी हाई कोर्ट ने, और ज़मानत देते वक्त बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, बहुत डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, और ये कहा कि ये पुलिस इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है, और ऐसा लगता है कि पुलिस को बड़ी जल्दी थी, और पुलिस ने ना अपने जहन से काम लिया, ना उससे काम लिया। कानून का तो कोई पास ही नहीं था पुलिस को। तो इतनी फटकार पुलिस को सुनाई गई है, हाई कोर्ट ने सुनाई। इनको पकड़ा गया था सेडिशियस मुल्क से गद्दारी के केस में। जी। तो अदालत ने बहुत सारी चीज़ें उसमें पास की हैं, और वो इस मुल्क में मुख्तलिफ़ अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, अगर वो वहाँ की अदालत का मामला पेश किया जाए और अदालत ने जिस तरह से बात कही है, अगर वो पेश किया जाए तो बाकी लोगों को भी ज़मानत हो सकती है, चूँकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और हाई कोर्ट में बहुत डांट फटकार लगाई है, पुलिस को भी लगाई है, हुकूमत को भी लगाई है, और जिन लोगों ने दबाव में आकर उनको पकड़वाया, गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स की, उनको भी अदालत ने डांट फटकार लगाई है। ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ 19 फरवरी का। 19 दिसंबर से ये लोग बंद थे, 21 लोगों को ज़मानत दी गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ आप देखिए काज़मी साहब, कि 19 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट इतना सख्त स्ट्रक्चर पास करती है, वो डिटेल में जाने का वक्त नहीं, लेकिन उसको इंडियन एक्सप्रेस की साइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल 21 इम्प्लीकेटेड पर्सन से, कुछ इस तरह करके आप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा अच्छा जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है। लेकिन 19 फरवरी को फिर क्या हुआ कि कर्नाटक में सीए के ख़िलाफ़ एक नज़म पढ़ी, एक वहाँ के बहुत मशहूर कन्नड़ कवि हैं सिराज बिसारल्ली, उन्होंने एक पढ़ी, और उसका उन्वान ये था कि तुम अपने कागज़ कब दिखाओगे। अब इसमें उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने किसी को भी कहा होगा, तो उसने ये कहा कि तुम अपने कागज़ कब दिखाओगे, बस इतनी सी बात है। ये अनेगुड़ी फेस्टिवल था कर्नाटक में, जो कर्नाटक कल्चर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये 9 जनवरी को हुआ था। सिराज बसारल्ली ने हिम्मत की और उन्होंने वहाँ ये नज़्म पढ़ दी। तो बहरहाल उन्होंने अपने हक़ का इस्तेमाल किया। ये ऐसी कोई पाबंदी नहीं है
कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा हो सरकार का और आप वहाँ कोई अपनी बात ना रख सकें। जी जी। और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा तुम अपने कागज़ कब दिखाओगे। इस पर वहाँ राजा बख्शी एक यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं, उन्होंने इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। इनके अलावा और भी 25 शायरों की यानी पोएट्स की वीडियोस डाली, लेकिन वहाँ के बजरंग दल के लोगों ने इसी सिराज बिसारल्ली की वीडियो को निकालकर और पुलिस को एक शिकायत भेजी और कहा कि इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की है। अच्छा। जबकि प्राइम मिनिस्टर का उसमें नाम कहीं नहीं था। कोई नाम नहीं है, किसी मिनिस्टर का नाम नहीं है, किसी लीडर का नाम नहीं है। और शायर आमतौर पे ऐसा करते हैं कि इशारों में बहुत सी बातें कहते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा होने लगे फिर तो जो पिछले 70 साल में, जो आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल में शायरी हुई है, फिर तो एक भी शायर नहीं बच सकता। जी। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। बिल्कुल। तो दफ़ा 505 और 504 के तहत 24 जनवरी को बीजेपी ने शिकायत की और इनको पकड़ लिया गया, इनको भी, सिराज बिसारल्ली को भी और राजा बख्शरी को भी। उसके बाद 20 फरवरी को ये फिर कोर्ट गए और इन्होंने जाके बताया कि देखिए साहब ये हुआ है। तो कोर्ट ने इनको ज़मानत दी और कोर्ट ने ये कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना इनके नज़म पढ़ने से कोई हंगामा हुआ। पुलिस ने कहा था कि साहब हंगामा कराया इन्होंने। पुलिस ने कहा था कि इन्होंने 2 कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी और दरार डाली। कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोर्ट ने इन दोनों को ज़मानत दे दी और उसमें भी बहुत सख्त स्ट्रक्चर पास किए काज़मी साहब। और उसी दिन 20 फरवरी को जब ज़मानत दे रही थी कोर्ट, उसी समय अपोजिशन के लीडर हैं HD कुमारस्वामी, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने यही नज़म सिराज बिसारल्ली की असेंबली में पढ़ी और पढ़ के सरकार से पूछा और असेंबली से पूछा और असेंबली के अध्यक्ष से पूछा कि आप इसमें बताइए कि इसमें काबिल एतराज़ बात क्या है और इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम कहाँ है। तो अब आप देखिए कि ये पूरे मुल्क में हो रहा है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं, अगर काज़मी साहब इजाज़त दें। जी बिल्कुल। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और अदालतों की इतनी बारीकी से इंफॉर्मेशन कहीं मिलती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दर्शक भी जो संजीदगी से मुल्क के हालात को समझना चाह रहे होंगे, उन्हें ज़रूर ये अच्छा लग रहा होगा। और मैं समझता हूं साजिद साहब कुछ और भी कहें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये तो आपने देख लिया कि हमारी सरकारें, हमारे पॉलिटिशियंस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग और पुलिस क्या कर रही है। और ये भी देख लिया कि अदालतें एक एक करके छोड़ती जा रही हैं जी। और इनको, और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है रखने की। कानून, चूँकि अदालतें कानून के मुताबिक काम करती हैं। और कोई एक्सेप्शनल एक केस हो गया हमारे मुल्क में, उसके बाद पूरा मुल्क परेशान है, ख़ासतौर पर एक कम्युनिटी परेशान है कि आखिर अदालत पे कैसे भरोसा करें। लेकिन वो आखिरी दिन नहीं था अदालत का, अदालतें भी हैं, हिंदुस्तान जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। तो मैं अब आपको अदालत की तरफ लिए चलता हूँ। एक हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, बहुत ही मशहूर जज हैं, बहुत सख्त तबसरे करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपने केसेस का जो फैसला करते हैं उसमें तो अच्छे अल्फाज लिखते ही हैं, लेकिन मुकदमे के दौरान, समाअत के दौरान, सुनवाई के दौरान जो ट्रायल होता है, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर ट्रायल नहीं होता, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान जो उनके स्ट्रक्चर्स या जो तबसरे या जो उनके अपनी दिल की बात जो वो बोलते हैं, और बाद दफ़ा वो लिखी भी जाती है, वो अपने जजमेंट में लिख भी देते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी सख्त होती है, बहुत टफ होती है। जी। और मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मर्तबा ये भी हुआ था कि उन्होंने एक वकील को ये कह दिया था, नौजवान वकील थे, वो कुछ ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया था कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो आपसे ज़्यादा लर्नड हैं और हम भी उनसे सीखते हैं, लिहाजा आप उनके बारे में ऐसी कोई बात ना कहिए। उन्होंने फिर वैसी बात कही तो इन्होंने कह दिया था कि वी विल थ्रो यू आउट, हम आपको कोर्ट से बाहर फेंक देंगे। और मार्शल को बुला भी लिया गया था, लेकिन फिर वो वापस ले लिया गया। और फिर इन्होंने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने माफ़ी भी मांगी बार से कि मुझे ये कहना पड़ा, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इन्हीं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का एक बहुत ही रिसेंट एक तबसरा आया है, बहुत ही दिलचस्प है, आपको सुनना चाहिए। एक क्या हुआ, मैं आपको केस बता दूं पहले। जितनी टेलीकॉम फर्म्स हैं हमारे यहाँ, यानी SR, वोडा, आइडिया,
एयरटेल, जी जी, जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है, मोबाइल वाली। सर्विस प्रोवाइडर। तो इनका जाहिर है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ रहकर पैसा कमा रही है, तो हमारा जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है ये एक तरह से उसको भी नफ़े का पैसा देती है। एक सर्टेन अमाउंट कुछ तय है, जी, जी। उसकी डिटेल का यहाँ वक्त नहीं है। तो इन कंपनियों पर बहुत सारा पैसा वाजिब हो गया था, ये कंपनियां दे नहीं रही थी, और बहानों से कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, और बहानों से ये पैसा रोक रही थी। एक मौके पे ये अंदाज़ा हुआ कि खुद गवर्नमेंट भी नहीं चाहती इनसे पैसा लेना। जी जी जी, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जागरूक हैं और नज़र रखते हैं, उन्होंने केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था और इन टेलीकॉम फर्म से कहा था कि 1,47,00,000 रुपया, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 1,47,00,000 करोड़ रुपया, जी ये बहुत बड़ी रकम होती है। जी जी, ये आप सरकार को दें, यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को दें, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो अब आप सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला होता है तो वो कानून होता है, और उसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उनसे लार्जर बेंच बदलेगी, और उसकी बड़ी प्रक्रिया है। और ख़ासतौर पर जब ऑर्डर हुकूमत और प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान हो, तो ये समझा जाता है कि हुकूमत के हक़ में जो फैसला आया है, हुकूमत उस पर बड़ी तेज़ी के साथ त्वरित उस पर अमल करेगी। जी जी जी, हुकूमत को और आपको ये ऑर्डर दे दिया जाए कि फ़लाँ आदमी को निकाल के बाहर कर दो, तो क्या हुकूमत ये करेगी कि नहीं नहीं तुम रहो, अभी हम बात कर लेंगे? हुकूमत उसको फ़ौरन निकाल बाहर करेगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का डेस्क ऑफिसर है, डेस्क ऑफिसर बहुत छोटी चीज़ होता है, सेक्रेटरी के तो बराबर होता ही नहीं वो, जी जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर नहीं होता। तो डेस्क ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। ये बहुत दिलचस्प है। अब देख रहे हैं, यानी हुकूमत में बैठे हुए लोग प्राइवेट पार्टियों को, विदेशी कंपनियां हैं अक्सर इनमें से, विदेशी कंपनियां हैं सारी, अक्सर नहीं सारी, सिवाय एक आइडिया के, और आइडिया भी खरीद लिया वोडा ने। जी जी जी, तो वो भी गैर मुल्की हो गई। गैर मुल्की कंपनियों को फेवर कराने का इंतजाम, ये देखिए बहुत ही दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट की बात पैसा लेने के लिए हुकूमत नहीं मान रही, ये बहुत ही, यानी अपना पैसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि तो जब हुकूमत ऐसी होगी तो ये पब्लिक का तो पेट खाली होना ही होना है, जब इस तरह से अपना पैसा भी लेने में उन्हें परेशानी। तो डेस्क ऑफिसर साहब ने 1,47,00,000 करोड़ रुपया रोक दिया, उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मैंने दुनिया में कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो और एक डेस्क ऑफिसर ने उसको रोक दिया हो। पार्लियामेंट कोई कानून पास करके उसे रोक सकती है, लेकिन वो भी फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की मिसाल है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग किस तरह से अपने चाहने वालों को फेवर करते हैं, चाहे वो विदेशी कंपनियां ही क्यों ना हो। जी हाँ जी। तो अब ये वापस, अच्छा अगर हुकूमत को इस पैसे की जरूरत नहीं थी, अरे भाई इस पैसे को लेके किसानों के कर्जे माफ करते हैं। जी जी, अब कितनी जरूरत की चीज, किसानों के कर्जे तो इससे बहुत कम है, जी जी, पीनट भी नहीं है इस पैसे का। बिल्कुल। तो फिर वापस केस गया, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये है सुनने की बात। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा, आवर कॉन्शियस इज शेकन, यानी हमारा जमीर जो है वो हिल गया, झंझोड़ के रख दिया आपने, हिला के रख दिया, क्या हो रहा है। और आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डर दिया कंपनियों को कि आज ही ये पैसा जमा किया जाए, और आज ही हमें ये बताया जाए कि ये कौन सा अफसर है जिसने हमारे हुक्म को रोकने की हिम्मत दिखाई, जी, ऑडेसिटी। हमें ज़रा, हम भी तो जाने कि वो कौन सा अफसर है, वो कितना बड़ा आदमी है, किसने आखिर उससे ये बात कही थी। असल में सुप्रीम कोर्ट वो समझ रही है कि वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जी जी जी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रही है कि कौन इसके सर पे है, किसने हाथ रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये एक दिन के अंदर, आज ही शाम तक बताना होगा कि ये कौन आदमी है, अदरवाइज बी रेडी टू गो जेल, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी ने कहा। आगे उन्होंने क्या कहा वो बहुत सुनने की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वी डोंट नो हु इज़ क्रिएटिंग दिस नॉनसेंस, इज़ देयर नो लॉ लेफ्ट इन दिस कंट्री। हमें नहीं मालूम कि ये बेहूदगी कौन कर रहा है। और आगे पूछा कि क्या इस मुल्क में कोई कानून बाकी रह भी गया है।
ये हमारे जज साहब पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत ही अफसोस की बात है, ये मुल्क के हालात इस हद तक पहुंच जाएं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये तकलीफ जाहिर करे, ये बहुत बड़ी आगे क्या कहा ये सुनने की बात है। इफ ए डेस्क ऑफिसर हैज द ऑडेसिटी टू स्टे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देन लेट अस वाइंड अप द सुप्रीम कोर्ट। कि अगर एक डेस्क ऑफिसर की इतनी जरूरत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर सकता है, तो फिर हमें तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए। लेट अस वाइंड अप द सुप्रीम कोर्ट, ये ख़त्म कर देना चाहिए सुप्रीम। और मैं समझता हूँ ये जो लोगों का अदालतों पर असल में ये बात कही नहीं जाती, लेकिन आपस में प्राइवेटली सब कहते हैं कि भरोसा नहीं रहा। तो जब भरोसा ना रहे, ये देखिए डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, अदालतें, मीडिया, इन सब पे भरोसा करके ये सब मिलजुल करके ही मुल्क चलाने का काम करती हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन जब ऐसे हालत हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कहे, ये बहुत ही एक सवाल मैं आपसे करता हूँ काज़मी साहब, आपका 3-4 दहाइयों का तजर्बा है और आपको तजर्बा है जर्नलिज्म का, क्या आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस की ज़बान से ऐसी बात सुनी कि लेट अस वाइंड अप द सुप्रीम कोर्ट? ये बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत कभी नहीं हुई। अब इससे भी ज़्यादा सख्त बात इसी मुकदमे में उन्होंने कही। क्या कही वो सुनने की बात है। बेटर नॉट टू लिव इन दिस कंट्री, बेहतर है कि इस कंपनी में इस मुल्क में अब न रहा जाए, ये जज साहब कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो है एंड रेदर लीव द कंट्री, बल्कि ये मुल्क छोड़ ही देना चाहिए। जी 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 जी, ये बहुत ही अफसोसनाक। और आगे कहा वी हैव डिसमिस रिव्यू प्ली इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू केस बट स्टिल नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन डिपॉजिटेड। कि हमने रिव्यू प्ली रिजेक्ट कर दी थी कंपनीज की, 1,47,000 करोड़ वापस के साथ हमसे ना लिया जाए, उसके बावजूद इस मुल्क में ये हो रहा है। तो जज साहब ने ये कहा कि बेहतर यह है कि इस मुल्क में ना रहा जाए, बल्कि मुल्क छोड़ दिया जाए और अदालत को बंद कर दिया जाए, और अदालत को ताला लगा दिया जाए। अब मैं यहाँ एक बात जिसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि इस तरह की राय का इजहार मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं कि भाई ये मुल्क अब रहने के लायक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हमारा मुल्क है, हमें इसी में रहना है, हमें यहीं रहकर इसको ठीक करना है। सही, ये बात बड़ी मायूसी की है। लेकिन जज साहब ने जो कुछ कहा, वो उन्होंने कितना कुछ देखा होगा जो कहा, कितनी मजबूरी में कहा होगा जो कहा। अब मैं इसके साथ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, अपने इज़्ज़त-माब जज साहब से कहना चाहता हूँ कि हुजूर, ये तो कंपनीज़ को आपने ऑर्डर दिया कि पैसा दो सरकार का, सरकार ने खुद ही रोक दिया, नहीं लिया, ये तो ये मामला है। इस मुल्क में और भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपको इतना ही गुस्सा आता होगा, ज़रूर आता होगा, चूँकि आप बहुत बड़े ज़मीर के इंसान हैं। उसमें बच्चे मारे जाते हैं प्रोटेस्ट के दौरान, औरतें वहाँ बीमार हो जाती हैं, औरतों को कहा जाता है कि ये 500-500 रुपये लेकर बैठ रही हैं, औरतों को के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। अपने मुल्क में प्रोटेस्ट करने वालों को पाकिस्तानी और गद्दार कहा जाता है, उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस लगाए जाते हैं, उनको नोटिस दिए जाते हैं रिकवरी के। चीफ मिनिस्टर कहता है कि जब कोई मरने आ रहा है तो ज़िंदा कैसे रह सकता है। तो हुजूर, इस तरह के मामलात हो रहे हैं, काश आप उन पर भी इसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करते और कोई 100 नोटिस जारी करते। जैसे आपने एक 4 महीने का बच्चा शाहीन बाग में मर गया, क्योंकि उसकी माँ उसको लेकर आती थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कहाँ छोड़ के बच्चे को आती, और भरी सर्दियों में उसको सर्दी लगी, नमूनिया हुआ, वो मर गया। तो आपने बजा तौर पर आपने नोटिस इशू किया कि भाई इस बच्चे को क्यों लाया जा रहा था, और चाइल्ड वेलफेयर कमीशन ने भी इस पर नोटिस जारी किया। लेकिन कर्नाटक में हुजूर, शाहीन स्कूल में एक बच्चे ने ऐसा ही एक प्ले किया जिसमें यही कहा था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ। 4-4, 5-5 पुलिस वालों ने यूनिफॉर्म में आकर उन बच्चों को 5-5 मरतबा इंटारोगेट किया। सरासर तमाम एक्ट्स और गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है ये बात। उस पर आपने इतना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अगर आप करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, पूरे मुल्क में ये जुल्म शायद रुकता और आपकी और इज्जत बढ़ती, और अब भी हमारे दिल में आपकी कदर है, और हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में ऐसा कुछ रवैया जाहिर करें। मैं इन्हीं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी की एक वाकया, एक इंसिडेंट और बताना चाहता हूँ। इनके बड़े केसेस मेरे पास हैं, मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ, मेरे दिल में इनके लिए बड़ी जगह है। लेकिन और ऐसे बहुत सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ना आपको ये अखबार दिखाएंगे, ना ये चैनल दिखाएंगे आप।
इन्हीं जस्टिस साहब ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत कम है। आपको याद होगा नवंबर दिसंबर में काज़मी साहब दिल्ली में पोल्यूशन की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, पोल्यूशन बहुत हो गया था और लोग बहुत परेशान थे। तो पोल्यूशन का केस गया सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा असल में पोल्यूशन के भी एक्सपर्ट हैं, यानी उस तरह के केसेस के। तो उनकी अदालत में उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया जाए हमारे यहाँ। तो अगली तारीख पे वो आए और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जब सवालात किए कि भाई ये क्यों नहीं आप रोक पा रहे हैं पोल्यूशन, चूँकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में लोग पुराली जलाते हैं, किसान फसल कटने के बाद पुराली जलाते हैं। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, यहाँ उतने जंगल भी नहीं है, तो वो पुराली की पोल्यूशन यहाँ आती है। तो खैर रोकने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा, यूपी की थी। इन्होंने नहीं रोका और कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कही कि जिससे सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इनसे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटर टू गेट एक्सप्लोजिव्स किल एवरीवन, कि फिर तो बेहतर ये है कि तुम धमाका खेज चीज़ें लाओ, बारूद ले आओ और फिर हर एक को मार दो। और बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर इसमें पास की। मेरे पास इस वक्त 3-4 पेज का ये स्ट्रक्चर है, वो मैं सब नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों चारों सेक्रेटरीज को ये कहा कि आप हमें ये मत बताओ कि पुराली के जलाने के रोकने पर कितना पैसा खर्च होगा, हमें ये बताओ कि इसको रोक रहे हो या नहीं। नहीं रोकोगे तो बी रेडी टू गो टू जेल, हम तुम्हें यहीं से अदालत से ही जेल भेज देंगे। और कहा कि अगली मर्तबा पूरी तैयारी के साथ आओ और हमें प्लान बताओ कैसे रोक रहे हो, और अगर कोई प्लान नहीं बता सके तो समझ लेना देन यू आर आउट, यानी तुम्हारी नौकरी ख़त्म। तो अदालतें इतने सख्त तबसरे कर सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ काज़मी साहब जोड़ के और अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम है जो 3 और 5 जजों पर आधारित होता है। वो उनका काम ये होता है कि वो डिफरेंट हाई कोर्ट से जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि भाई ये हमने छांटे हैं, इनको आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज बनाकर भेज दीजिए। तो हुकूमत का काम सिर्फ इतना होता है कि वो एक नोटिफिकेशन इशू करती है, एक वारंट इशू करती है और इनको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हलफ दिला दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के बावजूद जो एक तरह से ऑर्डर होता है, हुकूमत फाइलों पर बैठी रहती है। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि सेलेक्टिवली बैठती है, जो उनके पसंद के नहीं होते वो उन्हें नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट। मिसाल के तौर पर, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, मिसाल के तौर पर गुजरात हाई कोर्ट में एक थे जस्टिस अकील कुरैशी, उनको चीफ जस्टिस, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था गुजरात हाई कोर्ट का ही। लेकिन हुकूमत ने क्लियर नहीं किया वो और नहीं बनाया, और उसकी बहुत सारी लंबी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर गुजरात फसादात के 2002 के बहुत सारे केसेस उनके पास गए थे, उन्होंने उसमें बहुत सख्त स्ट्रिक्चर पास किए थे, किसी को उन्होंने जेल का ऑर्डर भी दिया था, किसी की जमानत भी कैंसिल की थी। आज वो सब पावर में हैं। तो जस्टिस अकील कुरैशी का एलिवेशन नहीं हुआ। उसके बाद जब वहाँ के वकीलों ने उसके खिलाफ हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना ही फैसला बदला और उनको त्रिपुरा का चीफ जस्टिस बना के भेजा। यानी एक छोटी सी कोर्ट जहाँ 3 जज हैं, वहाँ का बनाकर भेज दिया, और एक तरह से ये उनका डिमोशन था, उनका पनिशमेंट था। एक बात, लेकिन वहाँ कोई जस्टिस इसके लिए नहीं बोला और किसी ने नहीं कहा कि ये कंट्री रहने के लायक नहीं रह गई है। इसी तरह एक बहुत ही रिसेंट केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, हमने कभी ये नाम सुना भी नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जस्टिस जो एडिशनल जज थे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जजेस की एलिवेशन की रिकमेंडेशन की, यानी इनको परमानेंट जज बना दिया जाए, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस इरशाद अली, और एक तीसरे जज थे, उनको कहा गया कि इनके 6 महीने अभी और एडिशनल जज के तौर पर बढ़ाए जाएं। लेकिन हुकूमत इस फाइल पर बैठ गई और जस्टिस त्रिवेदी साहब को तो एलिवेट कर दिया,
लेकिन जस्टिस इरशाद अली की फाइल रोक दी। जी। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा फिर भेजा कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर उस पर बैठ गई और कोई उसका वो वजह बयान नहीं की जा रही है। ये बहुत तो ही खुद अदालत के ही यानी जुडिशियल अरीना में ही हुकूमत जो तासुब कर रही है महज इस बुनियाद पर कि वो फलां कम्युनिटी का है या उसने कुछ खास ऑर्डर पास किए होंगे कभी। जी। तो हम जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा साहब से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि एक तरफ जहां एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ केसेस हो रहे हैं तासुब की बुनियाद पर, वहीं एक दूसरी तरफ कम्युनिटी के जज के ख़िलाफ़ भी तासुब हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है, आप ही कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं कि आप जो है पूरे मुल्क के हालात पर नज़र दौड़ा के और इंसाफ मुहैया करें उन लोगों को, उन कम्युनिटीज़ को जिनको इंसाफ मिलने का अब कोई रास्ता रहा नहीं। जी। बहुत ही आपने गहराई से इन्फॉर्मेशन दी, और जो कुछ अदालतों में हो रहा है और अदालतों के अंदर भी नाइंसाफ़ी हो रही है उन लोगों के साथ भी जिन्हें इंसाफ देने की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। और डेमोक्रेसी को बाकी रखने के लिए सही जुडिशरी काम करती रहे और सबके लिए इंसाफ मिलता रहे, ये बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ जस्टिस मिश्रा जैसे लोग और भी बहुत से लोग हैं वो इसको किसी तरह से वापस ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि किसी को शिकायत बाकी ना रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।